बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। करेक्ट, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल उच्च वोल्टता इससे उत्पन्न होता है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 में बोला जा रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है अपने से, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। कह रहा है कि पैरा वैद्युतांक कैसा मात्रक होता है। तो पैरा वैद्युतांक याद रखिएगा, जो कूलम बल होता है F इजिकल टू के Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी एप्सिलॉन 0 को हम लोग कहते हैं पैरा वैद्युतांक। अब इस K का वैल्यू यहाँ पर रख दें तो F इजिकल टू मिला अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको चाहिए एप्सिलॉन 0 का, तो एप्सिलॉन 0 को इधर भेज देते हैं हम लोग। एप्सिलॉन 0 को उधर भेज देंगे तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू मिलेगा अपने को 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका हमको मात्रक पूछा है, तो याद रखिएगा 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, तो 4 पाई कांस्टेंट है तो हट जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें Q1 Q2 मतलब कूलम इंटू कूलम बाई एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ से मिला अपने को कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यदि हम लोग इसका बात करें तो लिखे सी स्क्वायर n⁻⁻1 और m⁻⁻2, सी स्क्वायर n⁻⁻1, सी स्क्वायर n⁻⁻1 m⁻⁻2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन का 16 का। कर के आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आवेशित संधारित्र, जो संधारित्र होते हैं उसके पास दो प्लेट होते हैं, और दो प्लेट होता है तो एक पर प्लस क्यू होता है, दूसरे पर उतना ही में माइनस क्यू होता है। तो कुल आवेश का बात कर रहा है तो वो मिल जाएगा प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, और दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। कह रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ध्यान रखिएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है वो अपसरित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में अपने से पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। करेक्ट, कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि गॉस के नियम से जो फाई होता है वो होता है क्यू इनक्लोज, मतलब क्यू अंदर बाई एप्सिलॉन 0। करेक्ट, कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश, मतलब जो क्यू इनक्लोज का वैल्यू दे रखा है वो 1 दे रखा है अपने को, यहाँ पे रख दें तब जो फाई मिलेगा 1/एप्सिलॉन 0, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 के पावर में -1, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। करा प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो ई का जो वैल्यू होता है वो होता है कि बल बाय क्यू। अब यहाँ जो दिख रहा है F/Q, ये क्या है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, और प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, ई, और ई को कहते हैं हम लोग विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। कह रहा है कि आवेश का आ, परिमाणीकरण दर्शाता है कि, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है कणों पर आवेश होता है। ऑप्शन डी है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। याद रखिएगा जो आवेश का परिमाणीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, और ये याद होगा आपको कि Q इजिकल टू एन ई के बराबर होता है। क्वांटाइजेशन जो होता है Q बराबर एन ई, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। करा विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर बी का, ऑप्शन बी का बात करें, दिशा ये भी सही है। आवेश की प्रकृति ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 21 का डी। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। करा निकेल है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो निकेल है वो लौ चुंबकीय है, लेकिन निकेल में जब निकेल का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा कर देंगे हम लोग
तो उसका लौह चुंबकीय खत्म होकर के वो अनुचुंबकीय में बदलने लगता है। तो अभी जो बोला है सिंपली कि निकेल है तो वो लौह चुंबकीय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का, करा चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का, कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बोला आपने से, कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी होगा। तो ध्यान रखिएगा फोकस दूरी 1/f इजिकल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से बात करें तो म्यू का वैल्यू दे रखा है अपने को 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 बोला है कि दोनों पीस है और माइनस है, ध्यान से सुनिएगा, जो लेंस होते हैं लेंस जो है, तो ध्यान रखिएगा कह रहा है कि इस सरफेस का जो रेडियस होगा इस साइड होगा और इस सरफेस का रेडियस इस साइड होगा, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो मिलेगा दूसरा वाला -20। अब इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि हम लोग इसको सोल्व कर लें तो ये मिलेगा 0.5 इंटू 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो 1 + 1 यहाँ से सोल्व करें तो 0.5/20 इंटू 2 यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 और ये मिल जाएगा 0.05 मिल जाएगा। 0.05 का मतलब है कि यहाँ से यदि हम लोग इसको हटाएंगे तो ये मिल जाएगा 100, इसको काटेंगे तो 20, ये अपने को मिल गया 1/20 और 1/20 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का, कह रहा है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कौन सी भौतिक राशि समान होते हैं। ध्यान रखिएगा इसके संवेग समान होते हैं, क्योंकि संवेग का फार्मूला जो होता है P इजकल टू, जो संवेग का फार्मूला होता है अ, पूरा जो P इजकल टू होता है संवेग, बोला है कि कौन से राशि समान होते हैं, है ना। तो जो अपने पास एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होता है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का पूछा गया, तो पहला के वेग, दूसरा में है ऊर्जा, तीसरा में है संवेग और चौथा में पूछा गया अपने से कोणीय संवेग। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सेम हो जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का, कह रहा है कि नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य है, तो मंदक का कार्य क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की गति मंद करना काम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का, कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 27 का। 28 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कर 28 में डायोड का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा दिष्टकारी की तरह किया जाता है, दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, करा 6 माइक्रोफैराडे संधारित्र के 3 संधारित्र उपलब्ध है। कितने संधारित्र उपलब्ध है, करें कि 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होता है। तो याद होगा संधारित्र में जब संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में जब होता है तो समांतर क्रम में संधारित्र का C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 + C2 हो जाता है। तो सिंपल है कितना 6 + 6 ये मिल जाएगा 12 माइक्रोफैराडे। ध्यान रखिएगा पूछा है कि धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम, तो ये मिला अपने को अधिकतम मिल गया कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, तो अधिकतम। और न्यूनतम कब मिलेगा, जब ये श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 बाई C1 + C2। यहाँ पर बात करें हम लोग 6 माइक्रोफैराडे है, तो 6 × 6 बाई 6 + 6, ये जो मिलेगा अपने को 36/12, तो ये मिल गया 3। तो जो न्यूनतम मिला कितना मिला 3 मिला और अधिकतम जो मिला कितना मिला 12 मिला। सॉरी 3 है ना, सॉरी 3 संधारित्र लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर C3 हो जाएगा, तो एक और जुड़ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 18 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 3 है तो हम लोग 3 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं,
तीन वाला फॉर्मूला है कि 1/c इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बात करें तो ये मिलेगा अपने को 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये मिल जाएगा 3/6। इसको यदि हम लोग काटे तो ये मिल जाएगा 1/2। मतलब यहाँ से जो मिला C इक्विवेलेंट वो मिल गया, पलटी मार देंगे तो 2 माइक्रो फैराडे, क्योंकि सारे माइक्रो फैराडे में दे रखा है। तो यहाँ पर मिला अधिकतम आपको मिला 18 माइक्रो फैराडे और न्यूनतम मिला 2 माइक्रो फैराडे। तो न्यूनतम यहाँ पे पूछा गया न्यूनतम एवं अधिकतम, तो न्यूनतम 2 है, अधिकतम 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का। कर एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा अपने को, तो ध्यान से देखिएगा। दे रखा एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माद वर्ग का मान होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आई RMS का वैल्यू होता है ये होता है कि आई नोट बाई √2, ये अधिकतम मान होता है, डिवाइडेड बाय √2। यहाँ से अपने को देखेंगे हम लोग, तो ये जो दिख रहा है कि अपने को समीकरण यदि हम लोग लिखे तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टू टी है, तो आई नोट का वैल्यू कितना गिवन है अपने को 60। आई नोट के जगह पे कितना यहाँ पर 60, तो आई नोट कितना दे रखा है 60 बाई √2। यदि इसको और सोल्व कर ले हम लोग तो 60 बाई √2 इंटू √2 बाई √2 रेशनलाइज कर दिया हमने। तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को 60 √2 और डिवाइड में मिलेगा 2, इसको इसको काटेंगे तो मिला 30, मतलब 30 √2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं भी 30 √2 नहीं है, तो या तो ये ऑप्शन होगा, तो इसको 30 √2 होना चाहिए, या इसी को होना चाहिए 60 बाई √2। तो अभी मिस्टेक है, या तो मिस्टेक है या नहीं तो फिर 30 √2 होना चाहिए। ऑप्शन ए, यदि 30 √2 है तो ऑप्शन ए चला जाएगा, या 60 बाई √2 होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग 31 का। कह रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होता है। तो LR परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है, तो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंदर होता है R² प्लस XL का स्क्वायर, और XL जो होता है ये होता है ओमेगा L। इसको यहाँ पर रख दीजिए तो ये मिलेगा रूट अंदर R² और प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L²। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का। कर एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आदि कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण जो M होता है वो होता है NIA। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण NIA, N क्या होता है फेरों की संख्या। यहाँ पे फेरों की संख्या नहीं कुछ दिया गया तो N को 1 ले लेते हैं हम लोग। कर एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। ए क्या यहाँ पर क्षेत्रफल, तो ए का बात करें तो वृत्तीय है तो पाई R²। अब यहाँ पर बात करें हम लोग M का, तो M बराबर मिलेगा, N को 1 कर लिया तो I इंटू ए। आई अपने को बोल रहा है कि त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आदि कर जाए, तो I को I ही रखना है, ए के जगह पे अपने को पाई R²। ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं अगले में क्या पूछा है। मान लेते हैं कि अब जो नया मिल रहा है वो आई डाइस है, सॉरी एम डाइस है। कह रहा है कि लूप की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है, मतलब आर के जगह पे अब आर को 2r लिख रहा है, तो आर के जगह पे 2r का स्क्वायर, पाई तो कुछ कर नहीं रहा, पाई कांस्टेंट है। कह रहा है कि धारा आधी कर दी जाती है, मतलब आई को अब I/2 लिख रहा है। तब जो मिलेगा एम डाइस अपने को, यहाँ मिला अपने को I/2 इंटू पाई और इंटू 4r²। यदि हम इसको लिखे बढ़िया से लिख ले तो ये अपने को मिल जाएगा I इंटू पाई R² इंटू, देखिए I इंटू पाई R² बचा, यहाँ से इसको काट लेते हैं तो इंटू 2। अब इसको देखिए क्या है, ये अपने पास M लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग M लिख लें तो एम डाइस जो मिला वो 2 इंटू एम के बराबर मिला, तो कितना टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का। कर एक चौक कुंडली का स्व परिपथ 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो अभी हम लोगों ने आज भी इस पर डिस्कस किया है। जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू, याद ध्यान रखिएगा, कर एक चुनली का दे रखा है L इंटू
डी आई बाई डी टी। अब ध्यान से सुनिए कि अपने को गिवन है कि एल जो है वो 5 हेनरी है, जो धारा कह रहा है कि इसमें बहती धारा इतना की दर से, मतलब अपने को गिवन है कि डी आई बाई डी टी जो है ये अपने को दे रखा है 2 एम्पियर सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव लेना है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो अब यहाँ पे रख दीजिए, तो E इक्वल टू जो मिलेगा L है 5 इंटू डी आई बाई डी टी का वैल्यू है 2, तो मिला E इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 10 वोल्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा जो E का वैल्यू ये मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन मेन फार्मूला जो हम लोग देखे थे यहाँ माइनस लगा करके होता है, तो यहाँ पर सब में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये मिलेगा E इक्वल टू -10 वोल्ट। यदि परिमाण का सिर्फ बात करें तो 10 वोल्ट हो जाएगा, और यदि हम लोग पूरा इसका साइन के साथ बात करें तो -10 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को बोला नहीं गया है कि हमें सिर्फ परिमाण लेना, मैग्नीट्यूड लेना है या वो लेना है, तो हम लोग माइनस के साथ लेके सोल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का कारक है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये ध्यान रखिएगा 8 इंटू 10⁻22, ये ऑप्शन नंबर डी होता है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का बात करें, विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, ये 0 होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों होते हैं वो आ, एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए उन दोनों का क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कह रहा है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, तब पूछ रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई जो बीटा इजकल टू होता है वो लेमडा डी बाई डी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्लिट्स S1 है, यहाँ पे स्लिट S2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ ये स्क्रीन है, जो पर्दा है, यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ के बीच का दूरी जो होता है वो डी होता है। आपसे पूछा गया जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच मतलब कैपिटल डी का बात कर रहा है, बढ़ा दिया जाता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई इसको बढ़ा देंगे तो बीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा क्यूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, 30 एमएच जेड से लेकर के 300 एमएच जेड के तक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का, कह रहा है कि किसी भी फ्रिंज की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो ध्यान रखिए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में कि आपतन कोण पर नहीं होता, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है उच्च ताप, बी है अर्धचालक, ऑप्शन सी है उच्च दाब, ऑप्शन डी है संख्या परिवर्तन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का, कह रहा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता पोलराइजेशन को प्रदर्शित करता, मतलब ध्रुवन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 का, तो 43 के लिए पूछा गया कि एक रेडियो समस्थानिक के लिए अपने को दिया हुआ है कि अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद के लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा, ऑप्शन नंबर डी 1/16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 का, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होगा, तो विद्युत बल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि F इक्वल टू होता है, आप जानते हैं कि विद्युत बल का फॉर्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और गुरुत्वीय बल ये है F इलेक्ट्रिक, F गुरुत्वीय का फॉर्मूला होता है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब G सबका वैल्यू रख करके आप सोल्व करिएगा, तो इसका जो रेंज आएगा आपको जो मिलेगा, किसका पूछा है, विद्युत बल का, मतलब F इलेक्ट्रिक बाय F गुरुत्वाकर्षण जो पूछा गया है, तो ये लगभग आपको 10⁻36 से लेकर के 10⁻42 तक होता है। तो यहाँ पर आपको 36 सी भी है, बी भी है और ए भी है, तीनों आंसर सही हो जाएगा आपको। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कि प्रोटॉन ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में निकालना है, वो डिपेंड करेगा, तो इसलिए ए बी सी तीनों आंसर होना चाहिए।
बात करते हैं हम लोग 44 के बाद। अच्छा ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई एक टिक लगाना है तो आपको बी नंबर ऑप्शन टिक लगाइएगा इसमें, लेकिन तीनों आंसर उसका सही है। बात करते हैं 45 का, कह कि दो आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए q का मान होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का इस चैप्टर का, जो इसमें पूछा गया उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन का है। दो आवेश q को मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं कि अपने पास कि यहाँ पर q है और यहाँ पर q है। कह रहा मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश q रखा गया है। कह रहा कि यहाँ पर एक आवेश q रखा गया है, एकदम बीच में रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए q का मान होगा। तो पूछा है कि q का मान होगा, इस पूरा व्यवस्था को संतुलन में रखना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के ये पूरी डिस्टेंस यदि r है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का r/2 और यहाँ से लेकर के यहाँ भी r/2 है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि संतुलन में होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर का जो आ, अच्छा यहाँ से एकदम बीच में नहीं बोला गया अपने को, हाँ यहाँ बोला गया कि रखें, ठीक है, r/2 तो बोल रहा है कि q का वैल्यू कितना होगा। दो आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए q का मान होगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर निकाल लीजिए कि इसके वजह से जो बल होगा इस आवेश की वजह से, तो यदि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये भी इसको धक्का इधर देगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अब यदि ये नेगेटिव होगा तो इसके कारण फोर्स इधर के तरफ होगा F-Q और इसके कारण यहाँ पर फोर्स इधर के तरफ होगा F+Q। अब यहाँ पर यदि हम लोग इन दोनों को बराबर कर लें तो यहाँ से मिलेगा F+Q के कारण इजकल टू F/(-Q) के कारण हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बल होगा इसके कारण वो मिल जाएगा अपने को K Q1 Q2, तो KQ और दूसरा कितना है स्मॉल q, माइनस चिन्ह नहीं ले रहे हैं। अब बाई डिवाइड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2 प्लस r/2 r, तो इसका स्क्वायर इजकल टू, अब माइनस q के कारण यहाँ पर तो K स्मॉल q सॉरी कैपिटल Q स्मॉल q और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर इस पर निकालें इसके कारण, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल Q, तो ये के क्यू कैंसिल हो गया, के क्यू यहाँ पर बच गया, स्मॉल क्यू यहाँ बचा है कैपिटल क्यू। अब ध्यान से देखिए, तो कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू बाय r/2 का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ से, तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो क्यू बाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से मिल जाएगा क्यू इजकल टू क्यू बाई 4। तो यहाँ से अपने को मिला क्यू इजकल टू क्यू बाई 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है, मतलब जो भी हमें मिलेगा क्यू का वैल्यू वो नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि कहीं गलत लगे, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा। आंसर नंबर उसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 का, करा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था में होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो साम्य अवस्था में होगा इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी U का वैल्यू होता है माइनस PE cos थीटा। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तब ये वो स्थिर साम्य अवस्था में होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और cos थीटा जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है +1। कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो थीटा 0 डिग्री होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का, करा निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। सदिश के बारे में पूछा गया है। करा विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होता है, विद्युत विभव भी अदिश राशि होता है, विद्युत स्थायितिज ऊर्जा भी अदिश राशि होता है, विद्युत तीव्रता सदिश होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का, कह रहा आपने से कि दो तरंग y1 इजकल टू 4 साइन ओमेगा टी एवं y2 इजकल टू 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आयाम होगा a इजकल टू, ये फार्मूला होता है कि रूट अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर
और प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। अब ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos 5 मैक्सिमम होगा। जब cos 5 मैक्सिमम मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से यदि हम लोग सोल्व करें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब इसको यदि ये दिख रहा होगा आपको कि a1 प्लस a2 का ये होल स्क्वायर होता है, अब रूट से ये खत्म हो जाएगा तो अधिकतम मान मिलेगा a1 प्लस a2। अब a1 कितना दे रखा है इसके लिए, तो ये जो 4 दे रखा है ये है a1, और जो 3 दे रखा है ये है a2। सब वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो ये अपने को मिलेगा 4 प्लस 3, ये कितना मिला 7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। कर परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ये पिछले क्लास में मिला था, पिछले पिछले क्वेश्चन बैंक में भी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा b² 2 म्यूनिट। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 का। कर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से अपने को पता है कि 1/f इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से 1/f1 40 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण, तो सॉरी उत्तल लेंस, इसके लिए फोकस दूरी अपने को प्लस में होगा 40 और प्लस इसके लिए अपने को माइनस में हो जाएगा -20। तो 1/40 माइनस 1/20, 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से लेंगे हम लोग तो 1 अब माइनस ये 2, ये मिलेगा अपने को -1/40। तो ये मिला अपने को 1/f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें f इक्विवेलेंट का तो मिला -40 सेंटीमीटर। अब पूछा गया कि इसका अपने को डायोप्टर मतलब इसका क्षमता कितना होगा। तो क्षमता के लिए P इक्वल टू पढ़ें कि अपने पास 100/f सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 100/f सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना अपने पास -40। यहाँ से ये खत्म। अब 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये मिलेगा -5/2 मतलब -2.5 डायोप्टर। तो बात करें -2.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग आ, बात करते हैं हम लोग व्यतिकरण की घटना का कारण होता है कालांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट है। कहा ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो निकोल प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करें हम लोग 53, तो 53 में देखिए ध्यान से पूछ रहा है कि किसका प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है आपको देखना है कि ये किसका सिंबल है, आपसे पूछा जा रहा है ये किसका सिंबल है, सिंबल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये किसका सिंबल है, तो डायोड, ये एक्चुअली इस तरह से नहीं है, ये एक्चुअली इस तरह से है। ये एक्चुअली में जो लिखा हुआ आपको इस तरह का बना हुआ है, तो ये किसका प्रतीक होता है, डायोड का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 54 का। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होता है, ये मात्रक विहीन होता है मतलब यूनिटलेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 55 का। कारण निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो याद रखिएगा नैंड गेट और नॉर गेट को कहते हैं हम लोग सार्वजनिक तर्क द्वार। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 56 का। कह रहा है यूएचएफ आवृत्ति के तरंगे प्रायः कैसे संचरित होता है, तो अंतरिक्ष तरंगे होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, अंतरिक्ष तरंगे होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग 57 का। कह रहा है कि दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है कूलम बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें हम लोग 58 का। करा बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होता है। तो आपको पता होगा कि बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर कोई आवेश है Q, और यहाँ से आर दूरी पर अपने को पूछा गया है, आर दूरी पे पूछा गया कि V कितना होगा। तो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू KQ/R, ये फार्मूला होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि भी समानुपाती 1/R या R टू दी पावर -1 या 1/R के समानुपाती है या R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ध्यान रखिएगा R के व्युत्क्रमानुपाती, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 59 का करा किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध होता है, VD समानुपाती ई होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 60 का कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 में अपने को बोल रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता होता है। तो टोटल बूंद कितने, एन की संख्या दे रखा है 64। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो 64 हो गया। अब कह रहा है कि जो प्रत्येक का धारिता मान लेते हैं सी इक्वल टू कितना दे रखा है 5 माइक्रोफैराडे। तो जो एक इसके जो 64 समरूप बूंदे इसको मिला करके हमको एक बनाना है। तब जो फार्मूला होता है तो वो ध्यान रखेगा n टू द पावर 1/3 इंटू सी। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, ये बड़ा वाला मतलब सबको मिला करके एक मतलब सी इक्विवेलेंट। तो एन का वैल्यू दे रखा है 64, तो पावर में 1/3 इंटू सी का वैल्यू दे रखा है 5 माइक्रोफैराडे। इसको सोल्व करें तो ये मिलेगा 4, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 इंटू 5 माइक्रोफैराडे, ये मिला अपने को 20 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का, करा विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, मुख्यतः का बात किया हुआ यहाँ पर। तो मुख्यतः इससे विभवांतर मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ईएमएफ मुख्यतः मापा जाता है, बैटरी का ईएमएफ मुख्यतः मापा जाता है मतलब विभवांतर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 62 का, करा अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है माइनस के Q1 Q2/R। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, तो ध्यान से इसमें सबसे पहले केस 1 का बात करते हैं कि जो Q1 और जो Q2 है ये दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। जब दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा, मतलब U जो मिलेगा फाइनली ये पॉजिटिव मिलेगा और ये नेगेटिव है तो ये मिलेगा नेगेटिव में। अब नेगेटिव में कोई भी चीज ध्यान से सुनिएगा, यदि हम R को बढ़ा रहे हैं, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, इसको बढ़ाएंगे, R को हम बढ़ा रहे हैं मतलब ये पूरा वैल्यू घटेगा, लेकिन माइनस में है तो पूरा वैल्यू ओवरऑल U का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओवरऑल U का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन बात करें हम लोग केस 2 का कि यदि Q1 और Q2 में से कोई एक पॉजिटिव, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, इस केस में जो होगा यहां से लेकर के ये जो वैल्यू पूरा हो जाएगा आपको जो दिख रहा है, मतलब कि Q1 इंटू Q2 बाई जो R का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा निगेटिव। ये क्या मिल जाएगा, निगेटिव, और पहले से एक नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब U का वैल्यू जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब इस केस में यदि हम लोग R को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इस केस में सॉरी R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिक्रीज कर गया, क्योंकि ये जो R है ये बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, और पॉजिटिव मिला मतलब घटेगा। तो इस केस में जो क्या होगा, U का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसमें बढ़ेगा और इसमें डिक्रीज करेगा, मतलब घट सकता है और बढ़ भी सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 63 का, करा दो प्रतिरोध R एवं 2R है। हाँ, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। मान लेते हैं कि ये अपने पास R है और ये अपने पास 2R है। जो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R, V²/R, लेकिन ये श्रेणी क्रम है तो इसमें करंट सिम जाता है, तो V इक्वल टू अपने पास होता है IR, यहाँ पे रख दें तो IR का स्क्वायर अब R, इसको सोल्व करें तो ये मिलेगा I², R²/R, एक R से एक R खत्म तो मिला ये I² इंटू R। ये मिला अपने को विद्युत परिपथ में सॉरी ये मिला अपने को ऊष्मीय ऊर्जा का वैल्यू I² इंटू R। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो I क्या दोनों के लिए सेम है। तो यदि बात करें हम लोग UR का तो ये मिलेगा I²R, और U2R का बात करें हम लोग तो ये मिलेगा I²